हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 9th और 11th के दो चैप्टर के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न हर वर्ग में बनते हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। तो इससे प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये आपका सही है। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। दूसरा आपका, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। यह भी आपका क्या है? सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। दूसरा है, जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे आपका पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे आपका पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए, गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। अगला आपका, नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक तरफ जो है आपका नदी अपवाह दिया है, दूसरी तरफ प्रतिरूप दिया है। ठीक है, देखते हैं। पहला आपका, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप। अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा आपका, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो, तो कौन सा प्रतिरूप? आपका अरि प्रतिरूप। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे क्या? तो उसे अरि प्रतिरूप कहा जाता है। तीसरा आपका, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो कौन सा प्रतिरूप बनता है? तो आपका जालीनुमा प्रतिरूप बनता है। चौथा है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे कौन सा प्रतिरूप? तो अभिकेंद्री प्रतिरूप। ठीक है, डी का आपका क्या हो जाएगा? चौथा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे हमने पहले प्रश्न पढ़ा, नदी के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे आपका उत्तरी मैदान की नदियां, कौन सा प्रतिरूप? तो वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो है तो अरि प्रतिरूप कहलाता है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। ठीक है। तीसरा आपका, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। चौथा है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में पाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। यह आपका गलत है।
बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, ये आपका गलत है। ये भी छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे जल संभर कहा जाता है, इसे जल संभर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, ये आपका क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य, देखिए गलत कथन यहाँ पे पूछा है, तो गलत आपका पहला था और दूसरा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनमें एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री, ये क्या करते हैं, ये आपका बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, इसको क्या करता है, अलग करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है। एक आपका अरब सागर अपवाह तंत्र, यानी जो नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो आपका कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, तो आपका दो भागों में बांटा जा सकता है इसे। यह अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। ठीक है, अगला है, हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, तो आपका वी आकार की घाटी, छिप्रिकाएं, समतल घाटी, गुम्फित गुफाएं, डेल्टाई मैदान, ये आपका सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालयी अपवाह तंत्र में मुख्यतः आपका गंगा नदी, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। ये नदियां गहरे महाखड्डों यानी गॉर्ज से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे आपका समतल घाटी, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फुत वाहिकाएं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सब जो है किसकी विशेषताएं देखा जाए तो हिमालयी अपवाह तंत्र के, यानी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं। अगला है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ की नदियां 12मासी हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ की नदियां क्या है, आपका 12मासी है, तो ये आपका क्या है, सही है। दूसरा है, ये नदियां मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं तथा अपना रास्ता बदलती रहती हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। ये नदियां मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं तथा अपना रास्ता बदलती रहती हैं, सही है। हिमालयी नदियों की घाटियां चौड़ी एवं उथली है, ये आपका गलत है। हिमालयी नदियों की घाटियां जो है चौड़ी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां जो है चौड़ी एवं उथली होती हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य पूछा है, तो सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र की नदियां 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण के द्वारा यानी वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी एवं उथली घाटियों में बहती हैं, ना कि हिमालयी नदियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है,
इसका मुख्य कारण क्या है? कोसी नदी को सभी को पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। करा कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र की नदियां मैदानी भाग में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में से सिंगी खब्बान, इंपॉर्टेंट है, तिब्बत में से सिंगी खब्बान तथा शेर मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बल्टिस्तान से होकर गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं? सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोमल नदी, आप तोची नदी और बियोबा नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं खुर्रम, तोची, गोमल, बियोबा और संगर हैं। ये नदियां सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलती हैं। किस तट पर? दाहिने तट पर। काबुल भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिंधु से दाहिने तट पर मिलती है। काबुल जो है सिंधु को किस तट पर मिलती है? तो आपका दाहिने तट पर। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे आपका श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिन व द्रास। ये सब भी आपका क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। पहला, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। ये आपका गलत है, सिर्फ जो है आपका ये लद्दाख में बहती है। सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में। दूसरा आपका, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। सिंधु नदी भारत में केवल अब हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख के लेह जिले में बहती है। आगे सिंधु नदी बाल्टिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहां पे? पाकिस्तान में मिठान कोट के पास। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये पूछा जाता है। चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। नदी दिया है और उद्गम स्रोत दिए हैं। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम स्रोत कहां पे है? तो आपका वेरीनाग झरना। रावी नदी तो आपका रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और ब्यास तो आपका ब्यास कुंड से, और सतलुज आपका राक्षस ताल झील से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। झेलम सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम कहां से? तो आपका वेरीनाग से। दूसरा आपका रावी नदी। रावी नदी सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में
रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे से। कौन सी नदी? रावी नदी। और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंध के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल की दक्षिण पूर्व भाग व धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है। आपका तीसरा है व्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। चौथा आपका सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राक्षसताल झील से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन कबाब के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। ये आपका क्या सही है? सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है, करेक्ट है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है, ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। सिंधु की सहायक नदी ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में हरिके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है झेलम नदी पर वूलर झील अवस्थित है। झेलम नदी पर कौन सा? वूलर झील। तथा यह नदी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से बहते हुए एक तंग व गहरे महागड्ढ से गुजरते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। देखिए करा, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, सतलज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। नेक्स्ट, यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा यह नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। ये नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संबंध में है? ये किस नदी के संबंध में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चेनाब नदी के संदर्भ में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, जिसे आगे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये किस नदी पर है? तो आपका सतलुज नदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। यह नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिल्ला दर्रा से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, गंगा नदी का उद्गम स्रोत सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहां पे है? तो ऑप्शन ए, गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पे? तो आपका देवप्रयाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग कहां पे है? आपका उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। यहीं से क्या कहता है? यहाँ जब देवप्रयाग से ही गंगा का नाम जो है गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले किस नाम से? भागीरथी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपद हिमनद से होता है। अलकनंदा का उद्गम कहां से? तो आपका बद्रीनाथ के समीप सतोपंत हिमनद से। गंगा एवं यमुना नदी
प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक दूसरे से मिलती हैं, तथा मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी आपका पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। देखिए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है रुद्रप्रयाग। और हम कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, तो आपका कर्णप्रयाग बनता है। ये पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला, गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे दिया है। तो पहला कर आपका, गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। यह आपका क्या है, सही है। दूसरा है, गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। पिरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन आपका असत्य है। असत्य कथन पूछा है, ध्यान रखिएगा, यानी गलत पूछा है। तो गलत आपका तीसरा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, केवल आपका तीसरा गलत है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली गंगा नदी मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कथन तीसरा असत्य है। गंगा नदी सागर द्वीप के निकट, ध्यान रखिए, गंगा नदी सागर द्वीप के निकट अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पिरम द्वीप खंभात की खाड़ी के पास अरब सागर में स्थित है। पिरम द्वीप जो है कहाँ पे है आपका, ये आपका अरब सागर में है। और सागर द्वीप के निकट जो है ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोनों द्वीप भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, गंगा की सहायक नदियों में से किस नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। तो नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो आपका हो जाएगा आपका घाघरा नदी, उसके बाद आपका गंडक नदी, और कौन सा, कोशी नदी, और आपका पांचवा शारदा नदी। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नदियां कहां से निकलती हैं, तो आपका नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं कौन कौन सी, आपका घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित माप चाचुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह अपनी सहायक नदी शारदा यानी काली या काली गंगा का जल लेकर छपरा के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, छपरा के निकट जो है गंगा में विलीन हो जाती है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य हिमालय को अपवाहित करती है। यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। पूछा जाता है कहां पे, तो पटना के निकट सोनपुर में। अगला है कोसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। शारदा नदी या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यह आपका गलत है। दूसरा है, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये आपका सही है, इसको ध्यान रखिएगा। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो सत्य कथन आपका केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। दूसरा आपका सही था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका दूसरा। देखिए, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है
जो हिमालय के बंदरपुच श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका संगम होता है, सभी को पता होगा। सोन नदी दक्षिण तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये पूछा जाता है सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। अगला है आपका महानंदा, गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है आपका, ये पश्चिम बंगाल में, और किस किस तट पर, बाएं तट पर, और ये अंतिम सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी पूछा है इसमें, तो आपका सिंध भी है, चंबल, केन, हिंडन, सभी। ऑप्शन डी इसका राइट है। ये आपका सिंध है, सिंधु नहीं है, तो सिंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण है। ये ध्यान रखिए, बेतवा, केन, हिंडन, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रादीपी पठार से निकलने वाली आपका चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। अगर यमुना के दाहिने तरफ पूछा जाए कौन सी नदी, तो आपका चंबल, सिंध, बेतवा व केन, जबकि आपका हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण ये नदियां आपका बाएं तट पर मिलती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। कह रहा है यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। आपका बात सही है। दूसरा है बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा आपका चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका क्या है, सही है। तो इसमें क्या पूछा है, सही कथन पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यमुना की अधिकतर सहायक नदियों का उद्गम विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से होता है, जैसे आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जाना पाव पहाड़ी के पास से निकलती है और उत्तर मुखी होकर ये एक महाखड्डे से बहते हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया। पूछा जाता है गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या बीहड़ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। बनास जो कि चंबल की एक मुख्य मात्र सहायक नदी है, अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है, ये अरावली पर्वत से, और प्रश्न में दिया था विंध्याचल पर्वत से, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो कौन कौन सी, गंडक है, अभी हमने पढ़ा था, गंडक है, रामगंगा है, और कौन सी है आपका सोन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। 1, 2, 3, गंडक, रामगंगा, सोन, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना तथा सोन, ये सब किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और ये जो वेन गंगा है, वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी में यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में है ये जो विवरण दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील की पूर्व में स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा शिखर के निकट अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सहायक नदियां बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। देखिए, इसे अगर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। तो इसे ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है,
असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पूछा है, तो इसमें आपका रांगो, सांगपो, दिबांग, लोहित, मानस। ये दिबांग, लोहित, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, दिबांग, दिहांग, रांगो, सांगपो, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग आदि सारे इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदियां हैं। तिब्बत की रांगो सांगपो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ध्यान रखिएगा, रांगो सांगपो ये किस तट पर, तो ये आपका दाहिने तट पर। हिमालय के गिरपाद में यह सिसंग के नाम से निकलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है। दिबांग या सिकांग, लोहित ये किस तट पर, तो आपका बाएं तट पर मिलती हैं। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में बहुत सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलांग है। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां तो आपका सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोस है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ये सहायक नदी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपवाह क्षेत्र के आधार पर अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका होता है, तो गंगा का होता है। सबसे देखते हैं गंगा किस ऑप्शन में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और चौथा तो ऐसे ही कट जाएगा। तो सबसे बड़ा किसका है, तो गंगा का। उसके बाद किसका है, सिंधु का। उसके बाद ब्रह्मपुत्र और उसके बाद कावेरी का आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र के आधार पर भारत में नदियों का सही क्रम आपका है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। सिंधु की आपका 1114। ब्रह्मपुत्र का भारत में है, ये भारत में आपका 916 किलोमीटर एवं कावेरी आपका हो जाएगा 800 किलोमीटर। अगला है, कथन दिया है और कारण दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। करा है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है ये आपका हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है, करेक्ट है। कारण है आपका प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है तथा इन नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों आपकी क्या है, सही है, और व्याख्या भी सही करता है। अगला है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा, प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो है अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, हिमालयी नदियां बदलती हैं मार्ग, तो ये गलत हो जाएगा। ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती हैं। ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती, ये आपका करेक्ट है। तीसरा आपका, प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये आपका क्या है, सही है। जैसे आपका कावेरी हो गया, गोदावरी, ये सारी नदियां। चौथा आपका, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा कथन आपका असत्य है, तो असत्य सॉरी सत्य पूछा है, तो सत्य है आपका कौन सा, तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका पहला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। ये नदियां ना तो विसर्पों का निर्माण करती हैं और ना ही बारहमासी हैं। यद्यप ब्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। नर्मदा और ताप्ती जो है इसके अपवाद हैं, बारहमासी हैं ये। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं तथा प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अभी हमने पढ़ा कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो आपका नर्मदा और ताप्ती ये आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती जो है ये पूछा जाता है, ये कहाँ जा गिरती है, तो ये आपका अरब सागर में। और किसका निर्माण करती है, तो आपका एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ये। अला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का
बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये आपका क्या है, सही है। दूसरा है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी के अंग हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोनों कथन आपके क्या है, सत्य है। देखिए, पश्चिमी तट के समीप अवस्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां ये पश्चिम से पूर्व की ओर गिरती हैं। हमने पढ़ा था कि नर्मदा और ताप्ती ये आपका किधर गिरती हैं, तो ये आपका जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जो नदियां हैं आपका किधर, बंगाल की खाड़ी में। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये नर्मदा और ताप्ती इसके अपवाद हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली यानी आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सोन, ये नदियां जो है गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? पश्चिम की ओर यानी इधर के साइड अरब सागर में जो कौन सी नदियां जाके गिरती हैं? तो आपका हो जाएगा ताप्ती, साबरमती नदी हो जाएगा, पेरियार नदी हो जाएगा, और कौन सा, शरावती नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नर्मदा व ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित, सभी को पता होगा अहमदाबाद साबरमती के किनारे। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां आपका जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी ये भी आपका पश्चिम की ओर। कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलने वाली आपका शरावती पश्चिम की ओर, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ताप्ती हो गया आपका, साबरमती, शरावती, पेरियार, ये सब जो है किधर से कहां पे जाती हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसमें और भी दिया है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा जो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, तथा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी आपका पांबा जो पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेमनाथ झील में गिरती है। वैगई तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो पाक स्टेट यानी बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। वैगई जो है आपका बंगाल के खाड़ी में। बाकी जो है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपुझा। दूसरी कौन सी है, तो आपका पेरियार। ये सब जो है कहाँ, और इस एक नदी और का पांबा, ये सब नदी किधर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ जो है उद्गम स्थान दिया है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट है ये, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी तो ये आपका महाबलेश्वर से। और कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। यह नदी नर्मदा में समानांतर एक ब्रंश घाटी में बहती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि किस में बहती है, ब्रंश घाटी में। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है जो पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है। यह नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अला है, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड बनाती है। तो कौन सा नदी है, तो आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नर्मदा नदी आपका जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है,
अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी पार्श्व से होता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य या भ्रंश घाटी से बहती हुई जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर की शैलों में गहरे गौर से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर है ये। ठीक है, नर्मदा नदी आपका ऊपर आपका क्या है विंध्याचल पर्वत, फिर नर्मदा नदी, फिर नीचे आपका क्या है सतपुड़ा, और इसके नीचे क्या है आपका ताप्ती नदी। ये आपका क्रम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्रम। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 32 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है ये। ठीक है, अगला सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है ये, तो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य पूछा जाए किस राज्य में, तो गुजरात में। अगला प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दिया है, लंबाई के घटते क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो आपका हो जाएगा सबसे लंबी नदी, मैंने बताया था ना गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है, उसके बाद आपका कौन सा कृष्णा, तीसरे नंबर पे आपका नर्मदा आती है, और उसके बाद चौथे पे कावेरी। तो ऑप्शन डी सबसे बड़ी आपका कौन सा गोदावरी नदी है। ठीक है, देखिए गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की 1401, नर्मदा की 1312, कावेरी की 800 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोदावरी की सहायक नदियां पूछा है इसमें कौन सी है, तो आपका वर्धा है, प्राणहिता और मंजीरा, ये आपका किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे आपका पूड़ा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोदावरी की नदी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है सहायक, तो आपका पूड़ा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, ये किसकी सहायक नदी, गोदावरी की। हैदराबाद के उत्तर में एक कृत्रिम जल कुंड निजाम सागर गोदावरी की एक सहायक नदी मंजीरा पर बनाया गया। निजाम सागर गोदावरी की ये किस नदी पर सहायक नदी, मंजीरा पर बनाया गया है। ये जलकुंड है, ये यहाँ के खूबसूरत उद्यान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला आपका कथन और कारण दिया है। कथन ए है कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। ये क्या है आपका सही है। कारण दिया है कावेरी नदी के अपवाद क्षेत्र के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मी में जो आता है, और निचले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून जो सर्दी में आता है से वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर सही है, और कथन भी आपका जो कारण है व्याख्या भी सही कर रहा है। देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है। कहां से, ब्रह्मगिरि से। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग वर्ष भर बहती है। ये ध्यान रखिएगा, वर्ष भर बहती है, क्योंकि इस नदी के अपवाद क्षेत्र के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मी में आता है, और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम मानसून जो सर्दी में आता है, इससे जो है इससे वर्षा प्राप्त होती है। इस नदी की द्रोणी का लगभग 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, और 56% भाग जो है इसका तमिलनाडु में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी ये आपका 12मासी नदी है। वैसे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है 12मासी नहीं होती है, लेकिन ये कावेरी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी है कौन सी है, तो आपका मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां तुंगभद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी। मूसी के किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। ठीक है, हैदराबाद। लक्ष्मण तीर्थ जो है कावेरी की सहायक नदी है। जो लक्ष्मण तीर्थ ऑप्शन दिया है ये आपका कावेरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को, तो आपका गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की आधिकारिक वेबसाइट जो आपका ये है में कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बताया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में जो है गोदावरी नदी दिया है। अला अमरावती, भवानी
हेमवती तथा काबनी किसकी सहायक नदी है? अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी। अमरावती, भवानी, हेमवती, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुवर्णवती आदि नदियां ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध मुख्यतः आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिवसमुद्रम द्वीप से होकर बहती है। अगला है, अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार इसको देखना है, तो ऑप्शन में कौन सा सही है? तो गोदावरी सबसे बड़ा है, उसके बाद कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका अपवाह क्षेत्र दिया है। अगला है, महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? तो आपका हो जाएगा महानदी, तो आपका छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। महानदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के निकट से निकलती है। कहां से? सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। और उड़ीसा में बहते हुई पारादीप के पास अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। कहां पे ये आपका बंगाल खाड़ी में मिलती है? तो आपका उड़ीसा के निकट जो है पारादीप। अला इस नदी की अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, यानी इन राज्यों में यह बहती है। हीराकुंड टिकरपारा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी प्रवाह प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति केवल हिमनदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपका गलत है। तीसरा, आपका दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। ये आपका सही है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये आपका वर्षा पर निर्भर है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 1 और 3 आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। देखिए, पहला कथन सत्य है। नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। कथन दूसरा सत्य है। उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति हिमनदों के पिघलने तथा वर्षा दोनों पर नियंत्रित होती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिमनद पर नहीं, वर्षा पर भी। तीसरा कथन सत्य है। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। चूंकि दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती हैं, इस कारण इसकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अलग गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह किस माह में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जनवरी से जून। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना जल वर्षा पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह अगस्त या सितंबर में होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो आपका हुगली की सहायक नदी है दामोदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। पूर्व में दामोदर नदी बंगाल का सूख नाम से कुख्यात है। इसे बंगाल का सूख कहा जाता है। दामोदर नदी के जल की एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। इसका नियंत्रण डीवीसी करती है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी पर कौन सा? तो आपका जोग जलप्रपात। ऑप्शन ए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह पूछा गया टीआरई 2 में पूछा गया था ज्योग्राफी में। कई सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। करेक्ट, हम बताया था कि नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात
दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक, गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर यह स्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। ठीक है। एक है आपका दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो आपका नर्मदा नदी पर है ये। अगला मिलान करना है, झील दिया है और राज्य दिया है। ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न तो बहुत बनते हैं। तो तो लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील आपका मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ पे है? सभी को पता होगा, उड़ीसा में। कौन सा है आपका? कौन सा? चिल्का झील। और भीमताल आपका ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और पुलिकट झील आपका कहाँ पे है? सॉरी, भीमताल जो है आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। और लोकटा आपका मणिपुर और चिल्का झील कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहते हैं। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी की ये लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। और ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भीमताल उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील ये पूछा जाता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला प्रश्न है, झीलों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। झील के बारे में दिया है, विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तटीय क्षेत्र में नहीं, बाढ़ वाले क्षेत्र में। ये आपका गलत हो जाएगा। स्पीड तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करती है, ये सही है। तो असत्य कथन पूछा है इसमें, तो आपका पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? लैगून झील कौन सी है पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो आपका चिल्का झील आपका लैगून है। दूसरा आपका पुलिकट भी लैगून है। और कोलुर ये भी आपका लैगून झील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड तथा बार रोधिका के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। इसके उदाहरण है आपका चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलुरु झील जो आंध्र प्रदेश में है तथा अष्टमुड़ी झील जो केरल में है। पेरियार आपका ये कृत्रिम झील है, लैगून नहीं। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीठे पानी की झील इसमें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी डल झील, वुलर झील, भीमताल, लोकटक, बाड़ा पानी। ये क्या है? सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये झीलें तब बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सभी को पता होगा। प्राकृतिक झील है ये। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बाड़ा पानी को झील ये भी आपका महत्वपूर्ण झीलें हैं। लोकटक आपका मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। करा झीलें नदी के बहाव को सुचारू रूप में बनाने में सहायक होती हैं, सही है। झीलें बाढ़ को रोकती हैं, ये भी सही है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, करेक्ट है। झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित करती हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों के संदर्भ में ऊपर दिए गए सभी कथन क्या है? आपके सत्य हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं और जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अगला, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से? गोविंद सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका भाखड़ा नंगल परियोजना से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर झील का संबंध भाखड़ा नंगल परियोजना से है जो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला है, गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा कार्य योजना
पहला है गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ हुआ था, ये आपका क्या है, सही है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। दोनों कथन आपके क्या है, सत्य हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे थोड़ा कुछ काम है, इसलिए जो है इसके आगे के प्रश्नों को जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी अगली वीडियो हम शाम तक ला देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।